चलिए बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है एनालॉग में ट्रांजिस्टर की बायसिंग हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर की बायसिंग कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी बायसिंग में क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, कैसे हम क्यू पॉइंट को एक्टिव रीजन के बीचों बीच रख पाते हैं। आपको पता है, बहुत बेसिक सा पॉइंट हमने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया कि अभी जो हम लोग बायसिंग का ये जो पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ और नहीं है। इसका मुख्य काम क्या है? क्यू पॉइंट को एक्टिव रीजन के बीचों बीच रखना। क्यू पॉइंट को एक्टिव रीजन के बीचों बीच रखना मतलब अगर क्यू पॉइंट की हम बात करें तो वो किसके किसके बीच में ड्रॉ होता था, है ना? सैचुरेशन पॉइंट और आपका कट ऑफ के बीच में एक्टिव रीजन आता है। लेकिन जो हमारे पास दो पैरामीटर हैं, कौन कौन से? VC और IC। इसी पे हमारी लोड लाइन होती है, इन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाली, और बीच में यही क्यू पॉइंट होता है। तो हमारा जो प्रयास रहेगा वो सबसे ज़्यादा यही रहेगा कि हमारे कलेक्टर करंट में कहीं परिवर्तन ना आए और कलेक्टर एमीटर के बीच का जो वोल्टेज है उसमें ज़्यादा परिवर्तन ना आए। अगर इसमें चेंज देखने को मिला आपको, अगर यहाँ चेंज हुआ तो क्यू पॉइंट आपका चेंज होगा। तो हमारे पास, हमने आपको बताया था कि दो कंडीशन मुख्य था जो मेन हमारे पास इम्पॉर्टेंट था कि जब हम ट्रांजिस्टर को चेंज कर रहे थे, मतलब एक ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके दूसरा ट्रांजिस्टर ला रहे थे, तो उस सिचुएशन में हो रहा था बीटा पैरामीटर, ट्रांजिस्टर के पैरामीटर चेंज होने से प्रॉब्लम आ रही थी। हमने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो किस तरीके से जो है IC में परिवर्तन आ रहा था। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आपको बता रखी थी। अब उन्हीं के लिए हम लोग बायसिंग कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत राइज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फिलहाल आपकी बायसिंग ऐसी हो कि टेम्परेचर का ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, स्टेबिलिटी अच्छी हो। और अगर हम ट्रांजिस्टर बदल रहे हैं और उसका पैरामीटर चेंज हो रहा है, तब भी इसकी स्टेबिलिटी पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, हम उसको कंट्रोल में रखें। हमारा जो क्यू पॉइंट है वो एक्टिव रीजन के बीचों बीच रहे। बात समझ रहे हैं? ठीक है, ऐसा क्यों हम लोग करना चाह रहे हैं? एक ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर हम बनाते हैं, सबको पता है। एज ए स्विच भी यूज़ करते हैं, नो डाउट, लेकिन हमारा जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? एम्पलीफिकेशन का। और एम्पलीफिकेशन में हमें चाहिए होता है फेथफुल एम्पलीफिकेशन। कैसा? फेथफुल, या आप कह सकते हैं कि एक अच्छा एम्पलीफिकेशन हमें चाहिए होता है। और एक अच्छा एम्पलीफिकेशन के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ध्यान देना होगा कि क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन के बीचों बीच हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, आपके पास जो ट्रांजिस्टर बायसिंग में मेथड है, जो तरीके लिए गए हैं, वो हमारा बेस रजिस्टर बायसिंग है, एमीटर बायस मेथड है, और बायसिंग विद द कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर, और वोल्टेज डिवाइडर बायस। ये नाम जो दिए गए हैं बच्चों, ये नाम जो दिया गया है ये तरीकों पर दिया गया है कि किस तरीके की बायसिंग है, उसी पे ये नाम दे दिया गया है। जैसे यहाँ बेस से एक रजिस्टेंस RB जोड़ दिया गया है, किससे? कलेक्टर से। यहाँ VCC से डायरेक्टली सप्लाई से ये जुड़ गया है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बेस रजिस्टर बायसिंग। मतलब बेस में एक रजिस्टर लगा के बायस किया गया है। बाकी कलेक्टर पर लोड ऑलरेडी होता था और इसमें हमने कुछ नया लगाया नहीं है। कलेक्टर पे तो लोड शुरू से ही हम देखते आए हैं। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, जब हम लोग ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह किए थे, तो हम लोग जब हमने इसका इनपुट आउटपुट हमने देखा था, तो आउटपुट हम RC पर ही ले रहे थे। बात समझ रहे हैं? आउटपुट हम लोग कहाँ ले रहे थे? RC पर ही ले रहे थे। ठीक है, ये आपका जो है फिलहाल बेस रजिस्टर हमने यहाँ नया लगाया है, बेस रजिस्टर हमने नया लगाया है। तो हम बात कर रहे थे इसमें बेस रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, इसी पे इसका नाम रख दिया गया है बेस रजिस्टर बायसिंग। बेस में एक रजिस्टर। अब ये जो बेस रजिस्टर लगाया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका किलो ओम में होता है। 100 किलो ओम में आप प्रयास करते हैं कि ये हाई रेजिस्टेंस होता है। कैसा रेजिस्टेंस होता है? हाई रेजिस्टेंस। अब इसका काम क्या होता है? इसको हम लोग हाई क्यों रखते हैं? क्या इसका रीज़न होता है? कैसे हम इससे स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे? क्या इसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज है? सारी बातें हम लेंगे। इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो VCC दिख रहा है, ये हमारा बायसिंग वोल्टेज होता है, सप्लाई बायसिंग वोल्टेज। अभी हम इसकी सिर्फ बायसिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कोई हम एक्सटर्नल सिग्नल देके एज एम्पलीफायर इसको हम लोग टेस्ट नहीं करने वाले, देखने वाले नहीं है। सिर्फ इसमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको कुछ ही बातें ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? और अगर सेमेस्टर के लिए देखा जाए तो ये सारी चीज़ें आ जाता है। कभी कभी सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो पूछ लिया जाता है कि बेस रजिस्टर बायसिंग का सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये पूरा एक्सप्लेन करना होता है सेमेस्टर वगैरह में। तो हमें इससे नहीं, हमें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान देना है। हमने पूरा एक्सप्लेन किया है, आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ KVL लगा दें इस पॉइंट पर, अगर हम KVL लगा दें, पहली बात तो आपको पता है
कॉमन एमीटर मोड में क्या होता है बच्चों, कॉमन एमीटर मोड में बीटा हमारे पास करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है ना, IC अपान, ये आपने पढ़ा है। तो उसी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे IB इज इक्वल टू IC अपान बीटा लिख दिया है। बात क्लियर है इतना। अब आप देखिए ये पूरा का पूरा कॉमन एमीटर मोड का जो है अरेंजमेंट है। जितने भी हम यहाँ बायसिंग सर्किट पढ़ेंगे सब में हमारा यही अरेंजमेंट होगा, ठीक है, कॉमन एमीटर मोड ही होगा। तो आपको क्या समझना है यहाँ पे, ये तो हमारा एज इट इज़ है। यहाँ हम अगर KVL लगाएंगे, यहाँ KVL लगाएंगे तो हम लिखेंगे क्या, VCC माइनस, यहाँ से ऐसे चलेंगे VCC ऐसे, VCC माइनस IA IB RB, उसके बाद फिर यहाँ से आएंगे ऐसे, बात समझ रहे हैं, माइनस VB। तो यहाँ देखिए VCC माइनस IB RB माइनस VB इज इक्वल टू 0 होगा। तो हमने डायरेक्टली पक्षांतर कर दिया है, मतलब एक लाइन की यहाँ पे हमने क्या कर दी है, कंजूसी कर दी है। कंजूसी का मतलब क्या, इस महाशय को अगर हम लोग हटा दें, यहाँ रख दें, इनको हम कर दें क्या, IB इज इक्वल टू IC अपान। तो अब देखिए इनको हम एक लाइन और यहाँ पे KVL को हम थोड़ा और ईजी कर दें, IB RB माइनस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ से हम IB RB हमें निकालना है, IB RB हम उस साइड ले जाएंगे तो हमारा IB RB हो गया, VCC माइनस VB हो गया, RB हमने बेस का रजिस्टर निकाला, बेस का रजिस्टर निकाला। अब आप देख रहे हैं बेस का रजिस्टर किस तरीके से, VCC माइनस VB अपान IB है, ठीक है, VCC माइनस VB अपान IB। अब यहाँ पे होता क्या है, जो VCC होता है हम कभी भी देखेंगे, हम VCC देखेंगे और इसको अगर हम देखेंगे, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते थे, पोटेंशियल डिफरेंस से भी। तो यहाँ पे जो VCC है ये मच ग्रेटर देन होता है किससे, VB से। तो हम चाहें तो VB को इसकी तुलना में नेगलेक्ट कर दें, तो हम उसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, आ जाता है VCC अपान IB। क्या आ जाता है, VCC अपान IB। अगर यहाँ से हम IB की बात करें, अगर हम यहाँ से IB की बात करें तो आप देख रहे हैं IB VCC अपान क्या हो जाएगा, RB। तो कहीं से भी IB आपका ना तो VB पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना तो आपका कलेक्टर करंट पे डिपेंड कर रहा है कहीं पर। बात क्लियर है ना, मतलब IB आपका डिपेंड नहीं कर रहा है। अब आपको पता है कि अगर IB हमारा कलेक्टर करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कलेक्टर करंट है, तो हम इसकी स्टेबिलिटी पे जाएंगे। अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो आप देखिए स्टेबिलिटी फैक्टर जो हमने आपको शुरू में निकलवाया था, तो जिसका इक्वेशन आया था बीटा प्लस 1 अपान 1 माइनस बीटा डेल्टा बी अपान DB अपान DIC। तो हमारे पास अगर IB इंडिपेंडेंट है IC पर, मतलब IC पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अगर IB का हम डिफरेंशिएशन करेंगे IC के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, 0। बात समझ रहे हैं ना। तो जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर इस बायसिंग के लिए, बेस रजिस्टर बायसिंग के लिए जो स्टेबिलिटी आएगा बच्चों, वो क्या आने वाला है, S इज इक्वल टू बीटा प्लस 1। इन एनी सिचुएशन अगर बीटा की वैल्यू 100 आती है तो स्टेबिलिटी फैक्टर 101, अगर इसकी 200 आती है या 49 आती है तो स्टेबिलिटी फैक्टर S इज इक्वल टू 50। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर सिर्फ और सिर्फ बीटा का फंक्शन है, बीटा प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पे कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो इसका ऑल ओवर कंक्लूजन, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये इस पर हम लोग थोड़ी देर के लिए बात करें। तो सबसे सिंपल सी बात है कि ये जो सर्किट है, इस प्रकार की जो बायसिंग है, ये पहली बात, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जान लो कि ये कहीं से भी अच्छी स्टेबलाइजेशन नहीं दे रहा है। मतलब ये अच्छे से जो है, क्योंकि कलेक्टर करंट वगैरह यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी का कोई वही नहीं है, जिक्र ही नहीं है, उसको स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है। और दूसरी चीज़, इंटरनल पैरामीटर अगर कभी भी ट्रांजिस्टर बदलने पर चेंज हो रहा है उसका, तो उसके चेंज पर जो थर्मल अनस्टेबिलिटी आएगी उसको भी ये कंट्रोल नहीं कर पाता है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये सिंपल, इसकी अगर हम एडवांटेज पे चलेंगे तो ये सबसे पहली बात, सर्किट बहुत सिंपल है, इसका कैलकुलेशन भी बहुत ईजी है, ठीक है ना। इसका कैलकुलेशन आपका ईजी है, सर्किट बहुत सिंपल है, आप इसमें ईजिली कैलकुलेशन करके सीधे आप वैल्यू तक पहुँच गए। डिसएडवांटेज इसका क्या है, इसका स्टेबलाइजेशन, इसका जो है फिलहाल मेथड जो है, ये मेथड जो होता है ये पुअर स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या होता है, जो इसमें सेल्फ इंक्रीमेंट ऑफ कलेक्टर करंट आता है, सेल्फ इंक्रीमेंट ऑफ कलेक्टर करंट, क्या, अब आप कहेंगे सर ये सेल्फ इंक्रीमेंट ऑफ कलेक्टर करंट क्या होता है। सेल्फ इंक्रीमेंट ऑफ कलेक्टर करंट ये जो आता है बच्चों, ये इंटरनल पैरामीटर्स की वजह से ही आता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये आपका ये एक बेकार
फिलहाल बायसिंग तरीका है, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें एडवांटेज इसका क्या होगा, यहाँ पे सोर्स की लोडिंग नहीं होती है, देयर इज नो लोडिंग ऑफ द सोर्स बाय द बायसिंग सर्किट। इसमें सोर्स की लोडिंग नहीं होती, कहाँ, एमीटर यहाँ पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ है। इसके साथ प्रॉब्लम भी होता है कि कभी भी अगर हम लोग फीडबैक की बात करेंगे अभी आगे, जब यहाँ पे एमीटर पर जब रेजिस्टेंस लगाते हैं तो एक वोल्टेज ड्रॉप होता है इसके क्रॉस, जो हमारा निगेटिव फीडबैक की तरीके से काम करता है। तो अभी हम आगे उस पर आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसमें इससे रिलेटेड हमें क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, हमें बेसिक पॉइंट सिर्फ याद रखने हैं कि ये आपका जो है बेस रजिस्टर बायसिंग यहाँ पे आपका सिंपल तो है, लेकिन ये बेटर जो है स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अब बेटर स्टेबलाइजेशन का मतलब अभी आगे जब हम लोग और इसके आगे वाला मेथड देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बायसिंग का मतलब क्या है। हमें IB, हमें VCC, हमें VCC नहीं VC, IC, इन सबको फिक्स करना है। इनका चेंज जो रहे वो हमें दिखे कि किस वजह से चेंज हो रहा है, वहाँ हम कंपोनेंट लगा के उनको कंट्रोल करेंगे ताकि IC और VC हमारे चेंज ना होने पाए। और ये जब चेंज नहीं होगा तभी हमें क्या मिलेगा, Q पॉइंट एक्टिव रीजन के बीचों बीच मिलेगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अगला हमारा है एमीटर बायस मेथड। इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एमीटर बायस मेथड में हम लोग दो सोर्स यहाँ पे देते हैं, दो सोर्स लगे होते हैं, दो बैटरीज लगी होती हैं, ठीक है। सोर्स नंबर आपका पहला होता है जो VEE यहाँ एमीटर में लगाते हैं, ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव सप्लाई है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। और एक आपका VCC होता है, ये प्लस, ये पॉजिटिव सप्लाई होता है, प्लस VCC होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने दिखा रखा है, ये है प्लस VCC, ये है आपका माइनस VE, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे KVL अगर लगा दें, यहाँ पे अगर हम KVL लगा दें, कलेक्टर करंट, हम पहले सर्किट की एनालिसिस करेंगे। आपको पहली चीज़ इसमें क्या ध्यान देना है, ध्यान आपको ये देना है कि इसमें दो सोर्स होते हैं। कितने सोर्स होते हैं, दो सोर्स। एमीटर बायस इसको नाम इसीलिए दिया गया कि एमीटर में सप्लाई दे करके बायस किया गया इसको, ठीक है ना। दो सोर्स हैं और एमीटर में हमने रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया है। तो सर्किट की अगर हम लोग एनालिसिस यहाँ करें, सर्किट एनालिसिस अगर हम लोग करना चाहें, इसमें हम लोग करेंगे क्या, हम पहले यहाँ पे KVL लगाएंगे। तो KVL लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, IB RB यहाँ पे माइनस VB और माइनस IC, आप IE RE कर सकते हैं, IE RE, ठीक है ना, माइनस VEE इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। क्या ये बात समझ में आई सबके, ठीक है ना, ये चीज़ आपको समझ में आया। ओह सॉरी, ये आपका प्लस में होना चाहिए, क्यों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस से प्लस जा रहे हैं ना, हाँ तो प्लस में हो गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास सोर्स है VCC और VE, ये लगभग इक्वल वोल्टेज का, कौन सा, ये प्लस ये माइनस, ये जो प्लस ये माइनस है, ये इसके बेस एमीटर के बीच का वोल्टेज है, यहाँ बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज, ठीक है। ये जंक्शन का वोल्टेज होता है, बैरियर वोल्टेज, पोटेंशियल बैरियर जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो अब देखिए, अगर यहाँ से हमें IB की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो IB की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, IB की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करिए, या IE अगर हमें निकालना हो तो IE हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा, इसको हम लोग और एनालिसिस का करें। IE RE इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, VEE माइनस VBE माइनस IB RB हो सकता है। IE इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे VEE माइनस VBE अपान RE लिख सकते हैं। अब एक चीज़ आप जानते हैं कि आपका जो होता है कलेक्टर करंट, जो आपका कलेक्टर करंट होता है वो बेसिकली, इन दोनों इक्वेशन को आप ध्यान में रखिएगा, जो कलेक्टर करंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, एमीटर करंट के, ठीक है।
और क्या चीज़ होता है, आपका जो कलेक्टर करंट होता है वो बेस करंट का जो होता है बीटा, आई बीटा होता है। मतलब अगर हम लोग कलेक्टर करंट की बात करें तो आई ई आपकी जो होती है ये, मतलब आई सी जो आपका होता है, इसमें आई सी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके, आई। और अगर हम लोग बात करें आई बी इज इक्वल टू आई ई अपान, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में चलें तो ये वैल्यू हम यहाँ उठा के पुट कर दें, या यहाँ पे इसी इक्वेशन को हम लोग ध्यान रखें। हम ऐसे इसको थोड़ा सा और एक स्टेप यहाँ पे बढ़ाना चाहेंगे। वी ई इज इक्वल टू हम लोग रखते हैं यहाँ पे इसको वी बी ई प्लस आई बी आर बी प्लस आई ई आर ई। आप देखिए यहाँ पे वी बी, ये डेरिवेशन एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं आई ई अपान बीटा आर बी प्लस आई आर ई, ठीक है ना। अब इसको हम लोग एक साइड से करके इसको ऐसा कर सकते हैं, देखिए वी ई ई माइनस वी बी इज इक्वल टू आई हमने कॉमन ले लिया, आर बी अपान बीटा प्लस हमें आई ई निकालना है तो आई ई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों वी ई ई माइनस वी बी ई अपान आर बी अपान बीटा प्लस, अब हम एक चीज़ जानते हैं बच्चों कि आई ई हमारा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है आई सी की, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई सी इज इक्वल टू वी ई ई माइनस वी बी ई अपान आर बी अपान बीटा प्लस, ये आपका एक ऐसा इक्वेशन है जहाँ से आपको कुछ बातें क्लियर होंगी। आप देखिए कलेक्टर करंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है, बीटा पे भी, बेस एमीटर वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। अगर बीटा चेंज हुआ तब भी कलेक्टर करंट चेंज, वी बी ई चेंज हुआ तब भी कलेक्टर करंट चेंज हो जाएगा। बात क्लियर है ना। मतलब अगर हमें किसी भी तरीके से ये आर बी या जो बीटा है, अगर इसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है तब हम इसको किसी तरीके से अगर कंट्रोल कर पाएँ या इसको हम लोग हटा पाएँ यहाँ से, तब हमारा कहीं जा कर के आईसी क्या होगा, स्टेबल होगा। मतलब आईसी में इंक्रीमेंट जो है, चेंज जो यहाँ पे चेंज आएगा वो आपका कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ट्रांजिस्टर बदलेंगे तो बीटा पैरामीटर चेंज होगा, बीटा पैरामीटर चेंज होगा तो ये चेंज होगा, वी बी जरा सा भी चेंज होगा तो ये चेंज होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि आपकी जो कलेक्टर करंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वी बी पे और बीटा पे डिपेंड कर रही है। तो अगर हमें इस चीज़ को हटाना है तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात, हम एक हैवी रेजिस्टेंस लगा देंगे एमीटर में। मतलब जो आर ई लगा हुआ है रेजिस्टेंस, वो हम लोग प्रयास करेंगे, मतलब हमारी कोशिश होगी इफ़ आर ई इज मच ग्रेटर देन आर बी अपान बीटा, तो इसमें से हम ये पार्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आई सी इज इक्वल टू क्या बचेगा, अपान आर ई। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ऐसा होने से जब हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर ई लगा तो आपका ये फैक्टर निकल गया, मतलब बीटा पे अब डिपेंड नहीं कर रहा है। अब ये अगर इस कंडीशन में देखेंगे तो आई सी जो होता है आपका, आई सी ये आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके है, आई ई के है, ठीक है। प्लस आपका बीटा पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, बीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, ये यहाँ से एक कंडीशन ये लाने पर बीटा से डिपेंडेंसी इसकी हट गई। अब दूसरी कंडीशन हम और लाते हैं कि यदि हमारी यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज जो हमने निगेटिव वोल्टेज एमीटर को दिया, बायस वोल्टेज, अगर ये बहुत ज़्यादा कर दिया जाए, किससे, वी बी से, तो वी बी भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना। तो आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी ई ई अपान आर ई। मतलब जो कलेक्टर करंट होगा वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंड करेगा, जो हमने वी ई निगेटिव वोल्टेज दिया उस पर और जो एमीटर में रेजिस्टेंस लगाया उस पर। मतलब आप जैसा चाहेंगे वैसा कलेक्टर करंट रख सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से। बीटा चेंज होने से अपने आप चेंज हो जाता, तो बीटा चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। उसके बाद वोल्टेज ये वी बी से चेंज हो रहा था, तो हमने क्या किया, जो निगेटिव वोल्टेज दिया वो इसकी तुलना में बहुत बढ़ा दिया,
तो यहाँ पे आपका VE अपॉन RE हो गया, मतलब कलेक्टर करंट फंक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, निगेटिव वोल्टेज VEE और अप्लाइड यहाँ पे लगाया गया जो है मीटर टर्मिनल में रेजिस्टेंस, इस पे ये क्या हो गया, बायस्ड हो गया, ये बेस्ड हो गया। तो मतलब अब कलेक्टर करंट आपका किन दो चीज़ों पे निर्भर नहीं कर रहा है, IC इज नॉट डिपेंड्स ऑन किस पे, बीटा एंड VBE, इन दो चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बात समझ में आया इतनी, ठीक है। अब देखिए ये तो यहाँ से आपने देख लिया इसकी स्टेबिलिटी, यहाँ से आपने क्या देख लिया, इसकी स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए हमें कलेक्टर मीटर वोल्टेज VCE निकालने की, अगर हम लोग, चलिए बच्चों हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। कलेक्टर मीटर वोल्टेज अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ KVL लगा देंगे। तो यहाँ पे आप लगाएंगे KVL तो आपको देखने को मिलेगा VCC इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस ICRC माइनस VCE, ठीक है, माइनस यहाँ पे IC हमने लिया है ICRE, क्यों लिया है हमने, क्योंकि आपको पता है IC अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट होता है किसके, IE के, ठीक है, माइनस हमने ले लिया यहाँ प्लस VEE इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ से अगर VC हमें निकालना हो बच्चों तो VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ICRC माइनस ICRE प्लस VEE, ठीक है ना। 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपके पास VCC माइनस या IC कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा RC प्लस RE हो जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन है। तो ये आपका VCE की वैल्यू है। अब आप यहाँ से एक चीज़ देखेंगे, VCE किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ VCC प्लस VEE माइनस IC, ठीक है ना। आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कम्प्लीटली ज़्यादातर जो VCE बेस्ड है इस पे आपका कलेक्टर करंट पे बेस्ड है ना। बट यहाँ पे हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, हम रेजिस्टेंस को मान लीजिए कलेक्टर करंट कहीं बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू घटा सकते हैं, घटा के कर लें इसको कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसकी स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे तो स्टेबिलिटी पे फोकस करते समय हमें ये पॉइंट ध्यान रखने होते हैं, ठीक है ना। IC जो आपका कलेक्टर करंट है हमने स्टेबलाइज यहीं से कर लिया, कोई चेंज ही नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। IC को हमने स्टेबलाइज कैसे कर लिया, हमने ये पहले ही आपको समझा दिया किस तरीके से RE ग्रेटर देन इससे होगा और VE मच ग्रेटर देन VBE से होगा, तो आपका IC बीटा और VB पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा तो इस तरीके से आपका क्या हो सकता है, स्टेबल रहेगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। IC में चेंज नहीं आएगा तो आप देखो ये हमने अप्लाई किया, ये हमने अप्लाई किया, ये भी हमारा लगाया हुआ, ये भी हमारा लगाया हुआ, अगर IC में कोई चेंज आएगा तभी तो ये बदलेगा। तो जब IC में यहाँ से हमने IC फिक्स कर लिया तो यहाँ IC फिक्स हो गया तो ये भी फिक्स हो गया। अब अगर ये दोनों फिक्स हो गया तो Q पॉइंट आपका क्या होगा, एक्टिव रीजन के बीचों बीच होगा, बिल्कुल स्थिर होगा। बात समझ में आया। तो यही इसमें आपका की पॉइंट्स था, इसको आपको ऐसे ही ध्यान देना था कि आपका किस तरीके से ये बहुत ही अच्छा आपका ये जो है स्थायित्व प्रदान करता है, मतलब स्टेबलाइजेशन इससे बहुत अच्छा आपका मिलता है। Q पॉइंट एक्टिव रीजन के बीचों बीच रहता है, ये इसका जो है सबसे मतलब एडवांटेजियस पार्ट है आप कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें लेंदी है, ठीक। कैलकुलेशन आप एक बार बेस साइड पे यहाँ KVL लगाएंगे, एक बार कलेक्टर साइड पे KVL लगाएंगे, फिर दो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर दोनों से मतलब ऑल ओवर जितना हम लोग अभी बायसिंग की बात करेंगे सब में बस हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, एनी हाउ VCE को आप कंट्रोल कर लो और IC को कंट्रोल कर लो। IC को कंट्रोल किस किस चीज़ से करना है, एक तो पहले हमें बीटा से करना है, प्लस हमें टेम्परेचर वगैरह से करना है, लीकेज करंट वगैरह से, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। बीटा से आपने कर लिया तो ये तो ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत कंपोनेंट्स लगा करके मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इसको आप एज इट इज़ नोट कर लीजिए और आज के इस क्लास में इतना ही रखते हैं। 2 और आपके बच्चे हैं जो हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। ओके।